में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर एक सवाल का आंसर नहीं समझ में आया, तुमने एक किताब से पढ़ा, दो से पढ़ा, एक टीचर से समझा, दो से समझा, मुझसे समझ नहीं आया, नेट से समझा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो अपने आप से झूठ मत बोलना कि भाई नहीं आया मुझे समझ में। बस सीधी सी बात ये बोल देना, नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये कोई मतलब अलग सी चीज नहीं है। ऑर्गेनन हमने पहली बार में नहीं समझी थी, कितनी बार पढ़ी थी तब जाके समझी थी, है ना। लेकिन जितनी बार हम पढ़ते गए, पहले हमने क्या सोचा कि भाई पता नहीं क्या समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, पता नहीं हेडिंग समझ में आई, अंदर का मैटर समझ नहीं आया, या समझ कुछ तो समझ में आया। हर बार 5% या 10% हम पहले से ज्यादा समझते गए, सही समझते गए, गलत समझते गए, पर पता नहीं कुछ तो समझते गए। धीरे धीरे जब हम उसको रिपीट करते गए और अलग अलग लोगों से सुनते गए, तब जाके उस चीज की क्लैरिटी और बढ़ती है। और ये भी ऐसा सा ही सब्जेक्ट है, अगर वो चीज नहीं समझ में आई, जरूरी नहीं कि मेरे एग्जाम्पल से वो चीज तुमको समझ में आ जाए। मैं उसको बड़ा ही जो मेरे दिमाग में मुझे समझ में आता कि यार मुझे शायद ऐसे ही समझ में आएगा, मैं उसको बच्चों के एग्जाम्पल से बिल्कुल ही छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे वो याद रहता है अगली बार। वरना तो बुक में या किसी जो बुक्स में पढ़ती हूँ उसमें बड़े हैवी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं कई बारी, तो वो समझाने के लिए ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेजेबल तरीके से अच्छे से समझाया, यूज भी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उसको याद रखना हो ना एकदम अपने, या फिर अपने किसी और को समझाना है, तुमको समझाना है, तो जो नया पर्सन है वो नहीं समझेगा। जो 10 बार या 5 बार ये चीज पढ़ चुका है उसके लिए उसको मजेदार लगता है नया और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, अरे वाह ये बढ़िया चीज थी। लेकिन जो स्टार्ट करता है उसको बिल्कुल ABC वाला एग्जाम्पल ही समझ में आता है। तो अगर तुम्हें कोई चीज उसमें समझ में नहीं आई, मैंने समझाई, एक बार आई, 2 बार आई, नोट्स में कोई चीज समझ नहीं, कोई लाइन समझ नहीं आ रही, उसको वहीं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देना। मैंने जो तुमको बुक की फोटोज भी भेजी है उसमें मैंने कई जगह क्वेश्चन मार्क्स लगा रखे हैं। जब मैंने पढ़ा था मुझे वो चीज समझ नहीं आई थी, दूसरी बार पढ़ा तो हर बार मैं पहले उस क्वेश्चन मार्क को देखती थी कि भाई जब दूसरी बार मैं पढ़ रही थी, अच्छा यार मेरे को पिछली बार ये बात समझ क्यों नहीं आई थी, ये तो ऐसी सी बात थी। तो मुझे अपना मेंटल स्टेटस कैलकुलेट होता है कि अच्छा पिछली बार से इस बार ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे करके। तो जो चीजें भले तुम्हारी आधी किताब क्वेश्चन मार्क हो जाए, उस पर वही क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देना कि यार ये बात समझ नहीं आई, क्या कहना चाहता है, इसके बारे में अंदाजा है या क्या मिस इंटरप्रिटेशन है, मेरी समझ में नहीं आए। तो इसको इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप करोगे, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा अपने दोबारा लास्ट में अभी कभी पूछ लो, नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे जो कर रहे होते हैं, बाद में धीरे धीरे। इसीलिए मैं तुम्हारे ग्रुप्स किए हैं। अगर तुमको कोई भी चीज मुश्किल लग रही है, अब जैसे कि मैंने तुम्हारा सर्वे किया तो काफी बच्चों ने 3 लोगों के भी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार वालों ने तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेचारा वो 2.5 स्टार वाला जो है अमन है, कौन है वो घूम रहा है अभी। ठीक है, तो अगर तुम्हें वो चीज नहीं समझ में आई तो नहीं आई, और अगर इसकी क्लियरिटी करनी हो ना इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट की क्लियरिटी बात करके होती है। तुमने 10 लाइनें पढ़ी, वो 10 लाइनें में से क्या समझा ये सामने वाले को बता दो, भाई इसमें यही लिखा है ना, जो हम पढ़ने का तरीका होता है हमारा जनरल। अगर तुम किसी को समझा दोगे तो वो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा, अपने ही थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। कई बार सिर्फ सुन के समझ नहीं आता, सबका अलग अलग तरीका है, किसी को सिर्फ सुन के समझ में आएगा, किसी को बुक से पढ़ के समझ में आएगा, किसी को दोनों चीजों से समझ में आएगा, किसी को कहेगा मैं थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा समझा दो, खुद थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, तो खिचड़ी। सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जिस डिस्कशन जो है इस जो ये है सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका होता है, एक ही है जो यूनिवर्सल सब सारे टीचर्स बोलते हैं, डिस्कस करो। एक टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज कर लो, रिवाइज के बाद एक दूसरे को बताओ, एग्जाम्पल बनाओ, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बनाओ कि जो तुमने पढ़ा कि इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा। गलत बनाओ, भले कुछ भी बनाओ, तो तुम कुछ भी बनाओगे, मतलब ऐसे करो कि भाई जैसे कि मैं तुमको कभी कोई एग्जांपल देती हूँ, कभी कोई बच्चों वाला दे दूंगी, कभी तुम्हें किचन वाला दे दूंगी, कभी कोई इधर शादी वाला दे दूंगी, किधर वाला दे दूंगी, जो मेरे दिमाग में आएगा उसको वर्ड्स में डालो। बस इतना ही काम है कि जो तुमने पढ़ा उसको तुम वर्ड्स में डालो, कहीं से भी कैसा भी एग्जाम्पल निकालो जो तुम्हारे दिमाग में आए, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। और अगर वो तुम्हारे दिमाग में तुमको वर्ड्स बनाने में मुश्किल लग रही है, यार ये कैसे है, मुझे समझ सा नहीं आ रहा, मुझे कैसे से, तो वर्ड्स बनाने में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही होगी तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में वो चीज क्लियर नहीं है अभी, तो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, सामने वाले का एग्जाम्पल सुन लो कि भाई तू समझा,
एग्जाम्पल कैसे, ऐसे करके। तो इसी से ही तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, याद नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर। ये सबसे इजी तरीका है सब्जेक्ट का। अपने पास टाइम उतना नहीं है, वरना मैं होता था कि भाई एक मतलब टॉपिक करने के बाद मैं एक क्लास सिर्फ डिस्कशन के लिए रखूंगी कि मुझे एक एक बंदा एक एक एग्जाम्पल दे दे। इतना अपने पास टाइम होगा नहीं। मैं बीच में एक कोशिश कर रही हूँ कि तीन तो क्लासेस अपने हफ्ते की लगती हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास में रखूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपने सिर्फ बात यही करेंगे इसके अंदर कि भाई जो पढ़ लिया ना उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लो, तो तुम्हारे दिमाग में अभी तक जो पढ़ा है वो थ्योरी फॉर्म का प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाएगा दिमाग में, फिर आगे पढ़ना ईजी रहेगा। वरना ये सिर्फ थ्योरी इतनी बोरिंग हो जाती है, थोड़े दिनों बाद मतलब वो दिमाग से उतरने लगती है, पिछला क्या गया साफ। ठीक है, चलो और कुछ है। एक क्वेश्चन की सेकेंडरी रिजल्ट समझ नहीं आया था, बाकी किसी ने पढ़ा है, 30 पेजेस थे, गो थ्रू हुए हो, कुछ भी लाइन में समझ में ना आए, तुम जो थ्योरी पढ़ रहे हो याद नहीं करनी है, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कर रहे हो तो हेडिंग्स लिखनी है, समझने के हिसाब से कर रहे हो, एक बार तो समझना पड़ता है, पूरा 2 पेजेस समझने पड़ते हैं, लिखने वाले 2 ही लाइन हो उसके अंदर। तो जो जहाँ अक्षर समझ में ना आए वो अंडरलाइन कर लो, हिंदी में लिख लो, गूगल सर्च करो, कुछ भी कैसे भी करो उसको पढ़ने में। ना समझ में आए दोबारा पूछो मुझसे। ये जो अभी आज के दिन तुम मेहनत कर लोगे ना, ये तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा करेगी, मैं तुझे बता रही हूँ। होम्योपैथी में आगे रिसर्च का बहुत बढ़िया फ्यूचर है और बहुत बढ़िया डिमांड होने वाली है रिसर्च वाले लोगों की। जो लोग अच्छे से सीख के बेसिक्स जिनको आते होंगे उनकी बहुत डिमांड होगी। तो ये जो है थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपने दिमाग में रखो। फिर तुम कई और डॉक्टर से, कई और सीनियर से, सेमिनार से इस टॉपिक्स को दोबारा सुनाना, हाँ, तो फिर वो दोबारा तुम्हारे दिमाग में और क्लियर होगा। क्योंकि अभी ये चीज़ डेवलप हो रही है, मुझे भी कितनी लिमिटेड नॉलेज है मुझे भी नहीं पता। बेस्ट जो मुझे समझ में आया, इतने रिसोर्सेज से मैंने देखा, वो तुमको मैं बताया। अब हो सकता है इसमें कई चीज़ें धीरे धीरे और बेटर हो जाए। ये रिसर्च का काम होता है, हर बार वो बेटर हो जाती है। ठीक है, कोई और सवाल? पूछो सवाल पूछो। सवाल पूछेंगे तो ही सीखेंगे, वरना ये किताब बहुत बोरिंग है। मुझे तो सच में बहुत बोरिंग लगी थी पढ़ने में। मुझे यार ये क्या कर दिया है, मेडिकल वालों को यही पढ़ाना था, एक हाथ में लगा देते, हम सिर्फ एक डॉक्टर का काम कर रहे होते और एक बंदा हमारे को दे देते जिस जो ये सारा कुछ कर देता, हम सिर्फ बैठे उसकी हमारा अपना काम कर रहे होते जो हमें आता है, हम केस ले रहे होते, प्रिस्क्राइब कर रहे होते, बस यही कर रहे होते। ये ज़रूरी था कि ये भी सिखाया जाए, ये भी सिखाया जाए कि भाई ये मेथोडोलॉजी, रिसर्च और ये मैथ्स भी सिखाओ जी, क्या जरूरत है। शुरू में मेरा ख्याल ये था, ऐसे करते करते मैंने कहा था भाई जैसे डॉक्टर बाकी में होता है कि डॉक्टर अपना काम करे, जो डेटा इकट्ठा कर ले वो इन लोगों को दे दे, एक रिसर्च ऑफिसर साथ में दे दो, भाई ये सारा कुछ कर देगा, होगी रिसर्च पब्लिश और ये सब कुछ हो गया। क्योंकि वो लोग मास्टर्स है, उनका काम ही है। जिन्होंने रिसर्च में एमएससी करी है, पीएचडी करी है और वो सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे होंगे। मैंने कहा भाई हमको डालने की जरूरत क्या है, हमारे दिमाग में ये सब कुछ डालने की जरूरत क्या है ना। तो हम अपने दिमाग में ये सब कुछ क्यों सीख रहे हैं। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि भाई ये हमारे सिर पे नहीं पड़ी। जो भी मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं ये सबके सर पे पड़ता है ये सब्जेक्ट। कोई भी किसी भी फील्ड में जो मास्टर डिग्री कर रहा है, आर्ट्स में कर रहा है, साइंस में कर रहा है, बायोलॉजी में कर रहा है, फिजिक्स में कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कहीं पे भी चल रहा है, उसको ये बेसिक चीजें पढ़नी होती है। क्योंकि जो रिसर्च पढ़ के आएगा, एक वो उसी लाइन में घुस गया ना 12वीं के बाद या 10वीं के बाद, जैसे भी जो भी उसकी मेथड होता है आगे कि भाई अब उसका डिग्री करना है, वो लोग इस चीज में आने के बाद में सिर्फ यही पढ़ रहे होते हैं। बाकी दुनिया से उनका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एक्सपोजर चला जाता है, इस लाइन की प्रॉब्लम्स उनको नहीं पता। वो एक तरीके से एक यूनिवर्सल पुलिस वाला हो गया एक तरीके से ना, लेकिन पुलिस वाले अलग है, ट्रैफिक पुलिस वाला अलग हो गया ना। अब ये हमारी ये वाली पुलिस होगी, साइबर पुलिस अलग, तो आगे आगे की कैटेगरीज डिवाइड हो गई एक तरीके से। तो लेकिन बेसिक ट्रेनिंग तो पुलिस वाले की थी, ऐसे करके सबके अलग हो गई है ना। तो वो वाला होता है कि भाई उनकी रिसर्च वाले तो हो गए, रिसर्च के बाद में वो मेडिकल में कर रहे हैं आगे रिसर्च, या वो अलग अलग लाइनों में उतर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी उतने शार्प या उतनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या सवाल कि हमारे लाइन की सवाल तो हम ही क्रिएट करेंगे ना, वो थोड़ा ना करेंगे। वो तो उस सवाल को हल करने में हेल्प करेंगे, और हम अपने दिमाग में सवाल क्रिएट कर पाए, सही सवाल क्रिएट कर पाए, ये इसलिए सिखाया जाता है
कि यार इसका हल हो सकता है। अगर ये रिसर्च तुमको ना पढ़ा हो, ये सोचो कि 10 ये क्लासेस से पहले की बात कि भाई ये तुमने रिसर्च का टॉपिक ही ना सुना हो, अपने दिमाग में रिसर्च सुना ही ना हो, तो हम अपने दिमाग में कि अगर जो प्रॉब्लम्स आ भी रही है, हमारे क्लिनिक में आ रही है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे उसके अंदर, तो हम उसका सोल्यूशन किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग हमें सोल्यूशन निकाल के दें? क्यों? मतलब एक तरीके से उनको क्यों सपना आएगा कि वो लोग हमारी प्रॉब्लम को सोचे कि मेरे को ये क्लिनिक में मैं भाई ये 2 मेडिसिन मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसको क्या प्रिस्क्राइब करूं, या फिर ये बेटर है, ये बेटर है, ऐसे करके ये जो सवाल तो मेरे दिमाग में आएंगे, उन लोगों के दिमाग में कैसे आएंगे? रिसर्च पढ़ने वाले के दिमाग में, भले वो मेडिकल रिसर्च का बंदा है या कहीं पे, मेडिकल तो बहुत लंबी है, यही लाइन की यही प्रॉब्लम, और हर एक इंडिविजुअल की अलग प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये हमें सिखाएगी कि हमें थोड़ा बहुत सिखा दिया गया कि भाई तुम्हें एटलीस्ट बेसिक्स पता हो, और इसमें मास्टर बंदे को, एक बंदे को साथ रखो जो तुम्हें इसमें अगर तुम थोड़ा सा कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें हेल्प कर दे। तब तुम लोग कितने, मतलब अब हमारे लोगों के पास कितनी पावर होगी? अब हम सारे जो एमडी करने वाले हैं, जितने भी मास्टर डिग्री करने वाले थ्रू आउट जो लोग हो गए हैं, वो सब रिसर्च मेथोडोलॉजी जानते हैं, वो थ्रू आउट सब एक दूसरे से रिसर्च की बात कर सकते हैं। वरना सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के, मतलब मुट्ठी भर लोग रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च तो वैसे ही बहुत थोड़ी चीज है, बहुत ही कम लोग करते हैं। मास्टर डिग्री बनाने के बाद में उसमें कितने लोग रिसर्च कर रहे होते हैं ढंग से? वो वैसे ही बहुत छोटा फील्ड है, और उसके बाद भी एक स्पेशलिस्ट ही वो काम करता, कितने लोगों को पूरा पड़ जाता ऐसे करके कि भाई तुम और देखो इंडिया के अंदर रिसर्च की डिग्री करने वाले, रिसर्च मास्टरी एमएससी और समथिंग कुछ नहीं करने वाले, अगर मान लिया कि 20,000 लोग थे या 50,000 लोग थे, या मान लिया लाख लोग हैं, वो लाख लोग कितने के फील्डों में जा जाके अलग अलग तरीके से रिसर्च कर पाते हैं। अब हम अकेले ही 2 लाख लोग हो गए जो डॉक्टर है, एमडी कर रहे हैं अगर 2 लाख, तो हम अपने फील्ड के 2 लाख लोग हो गए जिनको इतनी अकल आ गई कि थोड़ा थोड़ा हम ये सीख पाए। हाँ पूरा नहीं तो कुछ तो सीख पाए, कुछ तो कर पाए। और उन लोगों की, अब ये 2 लाख लोग, उनमें से 10 लोग इकट्ठे होके, 20 लोग इकट्ठे होके, 50 लोग इकट्ठे होके, या 100 या 1000 लोग इकट्ठे होके 1 या 2 रिसर्च वालों को पकड़ते हैं, उनसे गाइड ले लेते हैं कि भाई हमें गाइड कर दो कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या 10 लोगों की हेल्प ले लेते हैं। तो एक रिसर्च टीम हम लोगों को, 500 लोगों को या 1000 लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकती है, क्योंकि हमें एटलीस्ट एबीसीडी पता है। इस वजह से हमें ये सिखाया जाता है, और ये हमारी लाइन में हम जल्दी ग्रो करेंगे, उन पे डिपेंडेंट नहीं रहे ऐसे करके, ठीक है? इसलिए कह रही हो कि ये हेल्प करेगी, ऑल द राउंड तुम्हें हेल्प करेगी, ठीक है? और पूछो। चलो फिर आगे पढ़े। चलो हमने 20 मिनट 25 मिनट निकाल दिए। मेरा स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है, फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है। पता नहीं जितना क्यों कर रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे चले। हमने किया था, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें अच्छा खासा कंफ्यूज भी करती है, और इजी तो मेरे को मुश्किल लगा किसी को कि यार ये मुश्किल सब्जेक्ट है, गंदा सा सब्जेक्ट है इसको बोलो। एक सेकेंड, वही करा रहे बेटा, स्क्रीन खोल रही हूँ। दिख रहा है? ठीक है, तो हमने किया था डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है, डिस्क्राइब करने वाला, जिसके हमने पढ़े थे ऑब्जर्वेटरी वाले, ऑब्जर्वेशन वाले, कोरिलेशन, कॉजल कंपैरेटिव, डॉक्यूमेंट्री,
और एथनोग्राफी के बाद में ये सारा कुछ हमने कॉज के साथ रिलेट किया था, डॉक्यूमेंट के साथ किया था। एथनोग्राफी ने जनरल ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा था, तो ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा, आज पढ़ना हमने केस स्टडी मेथड पढ़ेंगे आज। केस स्टडी तो जनरल अपने दिमाग में जब भी तुम इसका वर्ड कोई पढ़ो ना, मतलब जैसे कि तुम पढ़ो डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, कोई भी वर्ड की जब तुम हेडिंग पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो पहले अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली वैसे आता है कि यार क्या हो सकता है, मतलब क्या वर्ड, क्या डॉक्यूमेंट, क्या करते होंगे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन नहीं आता कि भाई ये क्या है, इसका आंसर नहीं आता, भले तुम सही है या गलत है, तो लाना शुरू करो। अब पढ़ के कि भाई केस स्टडी, तो अपने दिमाग में इसका क्या थॉट बनता है ये जरूर बनाओ कि क्या हो सकता है, सही हो गलत, कि भाई एक वर्ड है केस स्टडी, इसमें क्या ही आता होगा इसके अंदर। फिर उसको देखते हैं कि भाई तुमने जो बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया एक तरीके से, ठीक है। तो केस स्टडी के अंदर जो हम करते हैं, केस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, केस टेकिंग जो कर रहे हैं, क्या यही वही वाला केस टेकिंग है या ये कुछ और है, ठीक है। तो इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं। इसमें है, अब हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिप्टिव वाली, तो इसके अंदर इसने बोला केस स्टडी इज ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, मतलब उसमें कुछ डिस्क्राइब कर रहे होंगे, इन्वॉल्विंग एन अप क्लोज, इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट और ए स्टडी मतलब केस, बस। तो ये केस स्टडी, और स्टडी को भी इन्होंने बोल दिया केस, तो ये केस ऐसे वर्ड याद रख देती हूँ मैं इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम कुछ तो केस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, किसी केस के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मतलब डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी पर्सन को भी सब्जेक्ट ही बोलते हैं कि भाई हम जिस बंदे का केस ले रहे हैं, पेशेंट है, उसको भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हमारा सब्जेक्ट है, मतलब हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब ये है कि भाई एक ये हमारा टॉपिक की जो हमारी किताब है, सब्जेक्ट मतलब होता है कि भाई जिस चीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे ये तुमने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, तो कहता है ये इंसान है भाई, इसको सब्जेक्ट तो मत बोलो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट ही होता है एक तरीके से। तो जिस चीज की हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट है। तो ये है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि किसी टॉपिक की, किसी मतलब केस की या किसी सब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं अप क्लोज, इन डेप्थ और डिटेल्ड, एज वेल एज इट्स रिलेटेड कंडीशन, उसकी जो कंडीशंस हैं उससे जुड़ी हुई, मतलब जैसे कि क्या बोलेंगे इसको कि टिपिकल डेटा आर गैदर्ड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेस and by using several different methods, for example observation or interviews. Research may also continue for an extended period of time, so processes and developmental जो होंगे उनके can be studied as they happen. तो थोड़ा टाइम के लिए भी हो सकती है। हमारे क्लिनिक में हम आधे घंटे 5 मिनट की केस स्टडी ले रहे हैं, 10 मिनट की ले रहे हैं, आधे घंटे की ले रहे हैं, 1 घंटे की ले रहे हैं। हो सकता है कि भाई एक बार पेशेंट ना समझ में आया, हम दूसरी बार तीसरी बार फिर बुला रहे हैं, फिर से केस टेकिंग ले रहे हैं, तो ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकती है उसके अंदर। द केस स्टडी रिसर्च मेथड ओरिजिनेटेड इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड डील्स विद द केस हिस्ट्री, दैट इज द पेशेंट्स कंप्लीट हिस्ट्री, सारा कुछ वही, मतलब उसी की कहानी होती है। बस इसमें यह था कि इन डेप्थ जो हम उसका अच्छे से जितना हमारे पास उसके पास मैटर अवेलेबल हो सकता है वो हम सारा उसका इकट्ठा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? सिंपली ऑब्जर्विंग व्हाट हैपेंस टू और रिकंस्ट्रक्टिंग द केस हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट, द आइडियोग्राफी अप्रोच। इसके अंदर जो समझने वाली चीज है, क्योंकि ये सारा जब तुम पढ़ोगे तो ये कोई मुश्किल सी चीज नहीं है। इसकी शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊं तो उस पर्सन से रिलेटेड हम ये क्या क्या देख रहे होते हैं कि भी जैसे कि हु नोज द पर्सन, डायरीज, उसके पर्सनल नोट, उसके लेटर्स, उसकी फोटोग्राफ्स, नोट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल केस नोट्स, क्लिनिकल नोट्स, अप्रेजल नोट्स, मतलब उस बंदे की लाइफ से जुड़ी हुई जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिले तो हम उसको केस स्टडी में यूज करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे होते हैं
हम इतना उसके घर में नहीं घुसे हैं, हम उसके कमरे में नहीं घुसे हैं, ये पुलिस वाले करते हैं सारा। कि भाई जैसे कहते हैं ना कि भाई इस पर्सन की थॉट पता करने के लिए तो वो हम सीरीज वेब सीरीज वगैरह में देखते भी होते हैं कि भाई उसके कमरे में घुसो और जो मिल रहा है वो सब इकट्ठा कर लो उस बंदे से रिलेटेड हुआ। अब बंदा तो है नहीं, लेकिन इस बंदे से रिलेटेड वो भाग गया क्राइम करके, तो उससे हम रिलेटेड सारा सामान इकट्ठा करते हैं। तो अब हमारी जो हम जो केस टेकिंग ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि हम एग्जैक्टली उसके घर पे पड़ा सामान तो नहीं उठा के ला रहे, हम वर्बली उससे पूछ रहे हैं एक तरीके से। तो वर्बली वो हमारे पास पर्सन है, लेकिन पर्सन की सराउंडिंग वाली चीजें नहीं है। लेकिन जो केस स्टडी होती है, जो अब वो किस टाइप की केस स्टडी है, जैसे कि हमारे मेडिकल टाइप की जो केस स्टडी है उसमें हम सिर्फ पर्सन ले रहे हैं और उसकी रिपोर्ट्स ले रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स आगे पीछे जो भी उसकी करवाई है हमने वो वाली, तो वो कर रहे हैं, उससे खुद पूछ रहे हैं, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, वर्बली हम इकट्ठा कर रहे हैं, या कोई और अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो वो मिल रहे हैं। हो सकता है कि छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं एक तरीके से। तो ये मैटर है उस डिजीज से रिलेटेड, उसकी जो भी मैटर हमारे पास अवेलेबल है वो सारा। तो इसके अंदर में कहते हैं कि जो केस स्टडी होती है उसमें हम सामान क्या इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो केस स्टडी किस टाइप की केस स्टडी है, मतलब किस लाइन की केस स्टडी है। पुलिस वाला कर रहा है तो इस तरीके से कर रहा होगा, हम कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं एक तरीके से। तो वो उसमें होगा, लेकिन होगा उस पर्सन से रिलेटेड सब कुछ इकट्ठा जितना हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, ये देख लो फिर क्या होता है। डेटा कलेक्टेड कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग डिफरेंट थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब उसमें क्या था, अब जो डेटा इकट्ठा करके लाए हैं, तो अब हम हमारे केस में भी यही करते हैं कि हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, तो अब वो हमारा केस तैयार है, तो अब हम उसको एनालाइज करते हैं। अब फिजिकल ज्यादा मिल रहे हैं, मेंटल्स मिल रहे हैं, दोनों बराबर मिल रहे हैं, की नोट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसका एनालाइज कर रहे थे, भाई किस में फिट बैठ रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। तो इसमें भी यही है कि जो वो सामान हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, उसका एनालिसिस कर रहे होंगे समथिंग। अब वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब वो अलग चीज है। अब जैसे हो सकता है कि भाई एचआर होते हैं, मतलब जो कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर करते हैं काम करने के लिए, भाई तेरे को अकाउंटिंग में रखना है, तेरे को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उस बंदे की सारा कुछ पूछ पाछ रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि जो हमारे पास उनके पास इन्फॉर्मेशन आई है उस जॉब के अकॉर्डिंग ये बंदा फिट है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि भाई इस जॉब के लिए अकाउंटिंग चाहिए, इस बंदे की मैथ्स कैसी है, या अपनी जनरल लाइफ में ये मैथ्स कैसे यूज करता है, या जिस भी तरीके से हो, इसके एंगर इश्यूज तो नहीं है, भाई ये कितनी गलतियां करता है, या गलती हो जाए तो बताता है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलता, डका के रखे ले हमारे को इतना घाटा हो जाए, कोई चोर टाइप तो नहीं है, ऐसे करके। तो है तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अपनी सवाल के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो उस डेटा को, उस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके से। तो यही है कि भाई इकट्ठा करना और अपने सवाल के अकॉर्डिंग उसका केस स्टडी जो बनाओगे उसका आउटपुट निकालना एक तरीके से। और जो कोई भी तुम थ्योरी उसके साथ में लेके चलोगे जिसके अकॉर्डिंग तुम उसका एनालिसिस कर रहे होगे। तो मोस्टली तौर पे यही होता है। अब इसमें क्या है कि केस स्टडी आर ऑफन कंडक्टेड इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन about a particular person or specific environment. In homeopathy, case studies are often confined to the study of a particular individual. The information is mainly biographical and relates to events of a individual past, that is retrospective, his family background, उसका मियाज़म पता करने के लिए, as well as to the significant events which are currently occurring in his daily life. हम ज्यादातर यही पूछ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में हम क्या पूछ रहे हैं, आज तक भाई तेरे साथ क्या हुआ, तो जो तू मेरे पास यहाँ तक पहुंचा है उससे पहले तेरे साथ क्या क्या हुआ, और आज की पर्टिकुलर डे में तेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम पिछला रिट्रोस्पेक्टिव निकाल रहे होते हैं, और फैमिली के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि हमें म्याज़म भी चाहिए होता है, और या कुछ और तरीका भी कुछ उसका और सिचुएशन समझने के लिए। तो इस तरीके की हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फेयरली डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन, the homeopathic physician use various type of accessible data such as medical records, employee reports, school reports, या कुछ भी उसका स्टेटस पता करने के लिए, जैसा हमको केस है। The interview is also an extremely effective procedure to obtain information about an individual and it may be used to collect comments for the person's friend, parents, employee, workmates, ऐसे बता दिए आसपास वाले लोगों से भी हम उसका डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी में हमने क्या किया कि जिस टाइप की केस स्टडी होती है, जनरल वर्ड को केस स्टडी को ऐसे समझो कि भाई केस स्टडी जनरल वर्ड जो था उसमें एक सब्जेक्ट पे या एक पर्सन पे
से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सारी इकट्ठी करी जाती है और वो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस होता है। और हमारी लाइन के अंदर ये एक पर्टिकुलर पेशेंट है और उससे हम जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं वो इस तरीके की होती है, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें डिटेल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे जो है मोस्टली चीजें, स्ट्रेंथ क्या है इस चीज की कि भी प्रोवाइड्स डिटेल्ड रिच क्वालिटेटिव, जो हमें वर्ड मिलता है इसके अंदर कि भाई कितनी बढ़िया उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर्सन के बारे में कि भाई अगर जितना हम बढ़िया डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जितना हम डिटेल में क्वेश्चन ढंग से पूछते हैं और ढंग से हमें डेटा मिलता है, तो उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे उतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। होलिस्टिकली चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। और प्रोवाइड्स इनसाइट फॉर फ्यूचर रिसर्च। केस स्टडी वाले में एक तो जिसकी हमने स्टडी करी उसकी इतनी डिटेल स्टडी किसी और तरीके से नहीं हो सकती। दूसरा, अब इतनी डिटेल हमें किसी चीज से रिलेटेड हमें मिल जाती है, तो अगर फ्यूचर में किसी से उस इंफॉर्मेशन को हम किसी और तरीके से यूज करना चाहते हैं तो वो हमें आइडिया यहीं से ही मिलते हैं। ठीक है। तीसरी चीज कि परमिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदरवाइज इम्प्रैक्टिकल और अनएथिकल सिचुएशंस, कि भाई किसी और तरीके से, ये आगे इसका पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई किसी और तरीके से अगर ये इंफॉर्मेशन मांगी जाती तो बड़ी अनएथिकल होती। जैसे पुलिस वाले के केस में समझ लो कि कोई भी पुलिस वाला ऐसे ही किसी के घर में घुस के उसके बैंक अकाउंट के बारे में, उसके घर के बाकी जो लोग हैं, माँ के साथ, बहन के साथ, उसके पड़ोसियों के साथ, उसके दोस्तों के साथ कैसे उसका रिलेशनशिप रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। ये इम्प्रैक्टिकल है, अनएथिकल है। हम भी अगर पेशेंट हमारे पास आके हम उस पर केस स्टडी करनी हमारी जरूरी है, ये हमें अथॉरिटी देता है कि हम उससे अब कुछ भी पूछ रहे हैं, वरना किसी और तरीके से हम किसी पर्सन को मजबूर नहीं कर सकते कि इन्फॉर्मेशन मिले हमारे को। तो ये एक तरीके से ये और सिचुएशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन पाना एक अनएथिकल है। इस तरीके से इस स्टडी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं वो कहीं से नहीं मिलेगी, और तरीके से नहीं मिलने वाली। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो अब एक इंडिविजुअल केस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसी की ही इंफॉर्मेशन है, वो किसी और पे उसका रिजल्ट हम थोप नहीं सकते। मतलब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की है और उसी के काम की है, उसी का एनालिसिस करके जो रिजल्ट मिलेगा या कुछ भी मिलेगा वो उसी के फायदे का है, वो किसी और पे नहीं लग सकता। तो जनरली उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, एक बड़ी पॉपुलेशन पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तो रिसर्चर्स ओन सब्जेक्टिव फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस द केस स्टडी, ये तो हमें भी अच्छे से ऑर्गन में पढ़ाया गया। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, दोबारा सेम वैसा ही, मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग, ये इसकी लिमिटेशन। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी लिमिटेशन जो जनरल है। और आगे इसमें दे रखा है और उसकी डिटेल में बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, तुमको मोटी मोटी चीजें बता रही हूँ। द आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है इसके, कि भाई क्या चीज अच्छी चीज है। ये जो मैंने तुमको बताया जो पॉजिटिव और नेगेटिव, लगभग इसी को समझाया है इसने एग्जांपल देके कि भाई डेप्थ में अच्छे से मिलता है, और यही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि भाई इतना डेप्थ में मिल जाता है कि भाई इसको तुम इतना पर्सनल हो जाता है कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। लास्ट में लिखा हुआ कैन नॉट बी जनरलाइज। तो उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझाया है इसी के अंदर जो मैंने अभी बात करी है। तो केस स्टडी अप्रोच क्या चीज है, मतलब इसके अंदर इसको करने की अप्रोच क्या होती है। एक तरीके से इसको करने की अप्रोच होती है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव पैराडिज्म, इसको बोलते हैं एक तरीके से देखते हो, मतलब आगे थोड़ा इजी और लैंग्वेज समझाती हूँ। Build upon the premises of a natural construction of reality. One of the advantages of this approach is the close collaboration between the researcher and the participants, patient or prover, while enabling participants to tell their truth, symptoms या suffering. तो इसमें क्या है, इसकी एडवांटेज तो ये है, और इसमें जो इस तरीके से होता है कि भाई हम दोनों मिलके, पेशेंट और मैं
दोनों जने मिलके एक दूसरे में फेथ होता है और जो सवाल मैं पूछ रही हूँ वो उसके जवाब बिल्कुल सही सही बताया जा रहा है, तो हम दोनों मिलके एक चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, और वो इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करके फिर उसका कंक्लूजन निकलेगा एक तरीके से। तो ये फायदा है उस चीज का। और लेकिन ये क्या है, बड़ा एक जैसा वो मुझे लेके जाएगा पर्सन, वैसा वैसा ही उस चीज का कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब मैं उस पर ब्लाइंडली फेल कर रही हूँ एक तरीके से। तो ये हमारा स्किल है, ये रिसर्चर का स्किल है कि भाई वो हमें मिसलीड तो नहीं कर रहा जो पर्सन है एक तरीके से, जो इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रहा है वो वैसी तो है ना, ऐसे करके। तो ये हमारा स्किल है। पर इसमें इस स्टडी की अप्रोच यही होती है कि भाई ऐसे तो तुम आंख बंद करके जो बोल रहा है वैसे वैसे कंस्ट्रक्ट करो, बाद में उसका रिजल्ट निकाल दो और वो पता चले कि वो रिजल्ट कुछ गलत है। तो यही है, वैसे कंस्ट्रक्ट होगा दोनों की वजह से, मेरे सवालों और उसके जवाबों। मेरे सवाल अगर सही नहीं है या उसमें कोई कमियां है या इन्फॉर्मेशन कहीं से लैक होगी तो वो भी पंगा, और अगर उसके जो जवाब थे उसमें अगर कोई लैकिंग है किसी भी तरीके से, तो मॉरली खराब है या मेमोरी से उसको याद नहीं या किसी तरीके से भी उसमें अगर कोई कमी है, तो हम दोनों ने कंस्ट्रक्ट करके जो बनाएंगे वो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो केस स्टडी डिजाइन शुड बी कंसिडर्ड व्हेन द फोकस ऑफ द स्टडी इज टू आंसर हाउ, व्हाई एंड व्हेन। अगर हमें ये चाहिए तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। द बिहेवियर ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द स्टडी कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ये नहीं करना है इसके अंदर। ये जो भी बताया मैंने, रिसर्चर्स वांट्स टू कवर contextual conditions because of the belief, ये belief कहाँ से आया, that they are relevant to the phenomena under study, our knowledge, experience और intuitions, कुछ करके कि भाई जो informations दे रहा है वो 100% की 100% ही हमें इसमें डालनी है या फिल्टर कर दो थोड़ी सी कि भाई यार ये हटा दो, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ की काम की नहीं है, मतलब ये मेरी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। हमारा इंट्यूशन कह रहा है यार ये मिसलीडिंग भी हो सकती है समथिंग, तो कुछ भी हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, इंट्यूशन जो भी कर रहा है कि हम जो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से वो बना रहे हैं उसमें हमारे अंडर चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। द बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर बिटवीन द फिनोमिना एंड कंटेक्स्ट एक तरीके से। मतलब इसमें जब तुम अपने जो केस टेकिंग करते हैं उसमें ये सारी चीजें करते हैं, इसको वर्ड्स में डाला गया है कि भाई हम उसका, हमारा सवाल क्या है, हम सवाल लेके चल रहे हैं कि भाई इसको मेडिसिन देनी है, सिमिलर जैसे आगे उसमें लिखा है कि भाई एक हम हमारे सवाल पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो किस साइड जानी चाहिए। आगे और पढ़ते तो तुम्हें और क्लियर होगा इस बात के लिए कि क्यों इसने ये पॉइंट्स लिखे हैं, क्यों, हाउ, व्हाई, व्हेन, ऐसे करके तो क्वेश्चंस आएंगे ही, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको फिल्टर आउट भी करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो जिस दिशा में मिलनी चाहिए उसी दिशा में मिल रही है, समथिंग फिनोमेना जो कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में हम समझ रहे हैं वो भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस, होम्योपैथी ठीक कैसे करती है, then he has to understand the phenomena of similar curvature, and it would be impossible for this researcher to have the true result of the phenomena without considering the context within which the patient has been cured. जैसे वो पेशेंट ठीक हो रहा है, अगर हमारे दिमाग में फिनोमेना क्लियर ना हो कि भी सिमिलर curvature के थ्रू ही ये ठीक होता है, तो वो जिस तरीके से वो ठीक हो रहा है हम उसको किसी भी तरीके कुछ और समझ लेंगे। समझे इस बात को कि भाई हमने हमारा सवाल तो लेके थे कि भाई होम्योपैथी कैसे ठीक कर रही है, तो अगर हमको यही नहीं पता कि भाई सिमिलर क्वेंचर का कोई आइडिया या फिनोमेना ऐसा कुछ थ्योरी बेस थी पहले से, तो जो हमारे सामने हमें रिजल्ट मिल भी रहा होगा वो इससे कनेक्ट नहीं होगा, वो कहीं और ही कुछ हम उसका निकालेंगे एक तरीके से। तो जो फिनोमेना हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, वो हमारे दिमाग में कहीं होना चाहिए और कंटेक्स्ट के साथ मिलना चाहिए उसके अंदर। तो ये इसका एग्जाम्पल है इसके अंदर कि भाई इसमें सिर्फ रैंडमली केस स्टडी सामान इकट्ठा करके और तुम उसका सामान, ये तो समझ में आता है केस स्टडी मतलब सामान इकट्ठा करना, लेकिन उसको जो एनालिसिस करना है वो उससे ज्यादा फोकस वाली चीज है। इसमें मेन ही पॉइंट ये है कि जो एनालिसिस करना है वो ही तुम्हें सही तरीके से करना पड़ेगा, वरना उस पूरी इकट्ठी करी हुई इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है उसका।
वो किसी भी तरीके से तुम मिस यूज कर सकते हो, मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हो। जैसे द केस स्टडी रिसर्च क्वेश्चंस कैसे होते हैं, व्हाइल डेवलपिंग अ केस स्टडी रिसर्च क्वेश्चनर वी मस्ट कंसीडर व्हाट द केस इज, दैट मीन्स टू से द एनालिटिकल यूनिट ऑफ द केस। क्या एनालिसिस कर रहे हैं? टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ केस वन मस्ट आस्क वन सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू आई वॉन्ट टू एनालाइज द इंडिविजुअल। वापस पढ़ रही हूं, डू आई वॉन्ट टू एनालाइज द इंडिविजुअल, या do I want to analyze the system? Do I want to analyze the system? Do I want to analyze the process? Process को analyze कर रहे हैं। Do I want to analyze the difference between systems? Answering these questions among with discussion, जो भी focal study है कुछ भी, with guide, seniors और colleagues can be effective strategies to further डिक्लाइन आवर केसेस। कि हम जो सामान इकट्ठा करके लाए हैं वो उसमें हमारा फोकस क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, जिसके लिए हम ये सब सामान इकट्ठा करके किस वे में इसको एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें एक बढ़िया चीज है इसको बताने का कि जैसे कि क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, केस स्टडी क्वेश्चनर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स। जो क्वेश्चनर बनाएंगे हम उसमें हेडिंग्स है, जैसे कि एस्टिमेटेड क्वेश्चंस, जैसे how much destruction can a similar deep episodic produce in an incurable case? एस्टिमेट करने के लिए ये एक तरीके से हम उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। एस्टिमेशन मतलब इसका कोई एग्जैक्टली सीधा सीधा तुम आंसर निकालोगे ऐसा कुछ नहीं, हम अंदाजा लगाते हैं एक तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बना रहे हो एक तरीके से। हाउ मच जैसे बोल दिया आपने, उसको ऐसे करने की कोशिश करते। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं, हाउ मच, कितना डिस्ट्रक्ट कर रही है एक तरीके से। तो ये मतलब इस तरीके जो क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं क्वेश्चनर, उसके टाइप्स हैं इसके अंदर कि भी कैसे कैसे तरीके से हम ये क्वेश्चंस बनते होंगे इसके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल तो रखें कि एक तो एस्टिमेशन क्वेश्चनर बनता है, रियल क्वेश्चंस मतलब व्हाट हैपेंड व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस सिमिलर इन देयर मैनिफेस्टेशन बट डिफरेंट इन काइंड मीट टुगेदर। मतलब ये लॉजिक बेस्ड है एक तरीके से। क्या इसे बोलते हैं रियल क्वेश्चंस। रियल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि पीछे कोई ना कोई उसका एग्जैक्ट सॉलिड हमारे पास ग्राउंड होता है उन सवालों का एक तरीके से। और द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन ए पेशेंट आर इम्प्रूविंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग अ होम्योपैथिक मेडिसिन बट द पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल, व्हाई इज दिस। तो इसके पीछे हमारे पास ऑलरेडी जैसे हमारे पास एक आंसर अवेलेबल है उसके अंदर, लेकिन इनके रियलिटी में आंसर्स मिलते हैं पीछे से। जो क्वेश्चन बनते हैं ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम 3 टाइप के जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे पेशेंट से पूछने के लिए, उस क्वेश्चनर की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसका कितनी मात्रा में तेरे साथ ऐसा हुआ या ये हुआ, तो कुछ तो वैसा सा कुछ होगा। कुछ हम सवाल उससे ऐसे पूछेंगे जिसका रियलिटी में कुछ पीछे से सॉलिड हमारे पास डेटा अवेलेबल हो कि भाई सवाल किस लिए पूछा गया। जैसे कि ये पूछ लो कि भाई बोलते हैं एग्रेवेशन है या एम्लेरेशन है, तो गर्मी या सर्दी है या थर्स्ट या क्या है, तो हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है कि अगर ये बोलेगा तो ये है, ये बोलेगा तो ये है एक तरीके से। तो इसकी तरीके से आएगा। कुछ हम पूछते हैं उसके फिक्टिशियस इमेजिनरी, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ अगर ये हो वैसा हो तो क्या करोगे, ऐसे करके। तो ये उस तरीके की सर ने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि भाई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं उसके अंदर। 3 और भी हो सकते हैं, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे बताया है सर ने, एक आइडिया दिया क्वेश्चनर्स का। केस स्टडी गाइडलाइन, ये तो पूरी ऑर्गेनल लिखी है सर ने, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, सारी ऑर्गेनल पढ़ लो। फिर डिफिकल्टीज इन केस टेकिंग अ केस, ये भी वही है। केस फॉर्मेट कैसे लेते हैं, क्या क्या किस ऑर्डर में क्या क्या पूछ रहे हैं, ये भी सारा कुछ वही दे रखा है। लास्ट में है स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ ए केस स्टडी, वो तुम पढ़ लेना, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ केस स्टडी में क्या करना है, आप जो डेटा इकट्ठा हो गया, जो मैंने बोला कि सब कुछ पूछ लिया, अब इसका क्या करना है, अब इसका करना है स्टैटिकल एनालिसिस। सामान इकट्ठा करने के बाद कलेक्टिव डेटा फॉर मेनी केस स्टडीज, जब हम बहुत चीजों का, जैसे कि एक केस का इंडिविजुअल का नहीं, ऐसे कर जब हमने बहुत सारी केसेस का इकट्ठा करके सामान हमने देखा, तो फिर हमने क्या किया, इसका हम जब क्वालिटी इकट्ठी कर ली, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट द पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, किस एस्पेक्ट से देखते हैं कि
हमने पहले था कि भाई किस तरीके के, जो हमने बहुत सारे केस ले लिए हैं जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो जो जिन लोगों के केस लिए हैं वो लोग क्या हैं, मतलब क्या हमने एक टाइप की डिजीज के लोग लिए हैं, या एक टाइप की मेडिसिन के केसेस लिए, मतलब सारे पल्साटिला इकट्ठा कर लिए, या सारे यूट्राइन फाइब्रॉइड इकट्ठे कर लिए, किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट सिलेक्शन किया गया है या रैंडमली किया गया है, क्या किया गया है। तो फर्स्ट उसका ये होता है, द पार्टिसिपेंट सिलेक्शन मस्ट बी वेल रीजन्ड एंड देयर इंक्लूजन मस्ट बी रिलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन उसका। सेकंड, डेटा कलेक्शन मेथड। मेथड जो है कि जो हमने जो डेटा कलेक्ट किया था उसको तो मेथड क्या बनाया गया था, मतलब किस तरीके से, जो किस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरीके की मेथड यूज करके उसका सेटिंग, क्या सेटिंग थी। तीसरा, प्रोसेस क्या था उसके अंदर, प्रोसेस जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, इंटरव्यू था, डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या है, वो उसका हम देखते हैं कि भाई क्या है। इन सब के बेसिस पे जो चौथा ये है, डेटा मस्ट बी अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड, मतलब ये चौथा पॉइंट है कि भाई जो डेटा हमारे पास है वो सही एनालाइज था, एंड द फाइंडिंग एडुकेट कोलैबोरेट विद बाय देयर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मोर देन वन एस्टिमेशन, मतलब जो डेटा ढंग से एनालाइज हो, किया जाए, वो किया है कि नहीं, अगर वो है तो उसके बाद हम वो एनालिसिस भी एक से नहीं 2-3 लोगों से फिर करवाते हैं कि भाई एक इन्वेस्टिगेटर हो या कुछ का हो, एक से चेक करवाओ, दूसरे का भी पॉइंट हो सकता है कुछ उसने ढंग से इंटरप्रिटेट ना किया हो, तो और एग्जिस्टिंग थ्योरी के साथ वो मैच करता है कि नहीं करता। तो जो उसका एनालिसिस होगा, तो एनालिसिस करने के स्टेप्स ये होंगे कि पहले तो हम देखेंगे भाई इस डेटा के किस तरीके के लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया, तो जिस तरीके के लोगों का इकट्ठा करने के बाद में वो जो इकट्ठा करने का मेथड क्या था उन लोगों का, फिर प्रोसेस किस प्रोसेस से निकला, उसके बाद जो डेटा आ गया उसके एनालिसिस भी सही से है या नहीं है नहीं है, या उनको डाउट लग रहा है तो दोबारा से अलग अलग लोगों से अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करवाओ। तो इस तरीके से वो जो करवाना है, जो हमारे केस में देख लो कि हमने केस लिए 10 के बाद में वो किस तरीके के डिजीज के थे, या किस हमारे रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज है कि नहीं, ऐसे करके तो वो देखा जाएगा। फिर वो जो डेटा कि हमने जो इंटरव्यू वगैरह लिया या क्वेश्चन जो मेथड हमने अपनाया वो सही था कि नहीं, हमारा क्वेश्चन सही थे कि नहीं, कुछ मिस तो नहीं रह गया, कुछ उसमें सामान कमी तो नहीं है या गलत तो नहीं है, मतलब इंटरप्रिटेशन कि भाई उसका एनालिसिस जो हम कर रहे हैं कि भाई वो जो इंटरप्रिटेट किया गया है, उसने बोला कुछ और हमने लिखा कुछ, उसको इंटरप्रिटेट कुछ किया, ये 2 लोगों से चेक करवाओ, तो वो सारा उसका एनालिसिस करें, तब उसका रिजल्ट निकलता है। अब इसका अगला है सर्वे मेथड। सर्वे जो मैंने तुमको वैसे पहले आइडिया दे दिया था कि भाई ज्यादातर सर्वे क्या होता है कि भाई मेंट फॉर अराइविंग एट ए पॉइंट दैट वुड लीड टू ए डिसीजन ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है कि भाई क्यों कर रहे हो सर्वे का, तुम मुद्दा क्या चाहते हो उसके अंदर, क्यों लोगों से सवाल पूछ रहे हो, तो लगभग जो उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव, एक सर्टेन मुद्दा लेके चलते हो और उससे रिलेटेड तुम सवाल इकट्ठे करते हो और उस सवाल के लोगों से जवाब पूछते हो। कहानी दिमाग में हर चीज में सबसे पहले यही होती है, क्यों, भाई सवाल बताओ किस लिए इतना कुछ कर रहे हो तुम। तो सबसे पहला दिमाग में कहानी यही है, सबसे पहला स्टेप ही यही है, सबसे पहला आइडिया यही है, वाई, सवाल पूछो जी। सवाल है, उसके बाद उसको उसके आंसर ढूंढने के अलग तरीके हैं। तो ये ढूंढने का क्या तरीका है, जो इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा उसमें सवाल का आंसर ऐसे ही मिल सकता होगा। और मेडिकल सर्वेस कैसे होते हैं ज्यादातर कि भाई या डिजीज हेल्थ या डिजीज ट्रीटमेंट से, कि भाई कुछ ऐसा होगा जो डिजीज और हेल्थ से रिलेटेड होगा या डिजीज और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा। तो ज्यादातर इसमें क्या होगा कि भाई इसके अंदर जैसा जैसा सर्वेस है सबका मतलब उस तरीके से उसका काम चलेगा। सर्वेस डिफर इन अकॉर्डेंस टू परस्पेक्टिव, जैसा सा उसका परस्पेक्टिव है किस तरीके से है उस तरीके से ही उसका सर्वे बनेगा, मतलब उसको करने का तरीका। जैसे इसको कंडक्ट करने के लिए क्या होता है कि एक टीम बनाओ, चीफ सर्वे करने जो उसका है सर्वे करने वाला, मेंटर है, एडवाइजर है, रिसर्च ऑफिसर है, ऐसे करके करते लोअर लेवल तक सबसे असिस्टेंट या वॉलंटियर तक वो जाते हैं। तो ये उसका एक पूरी टीम बना दी गई जो सर्वे करेगी। अब जैसे कि जनसंख्या गणना जो हम करते हैं वो भी एक तरीके का सर्वे है, तो उसके लिए कितना कहानी गढ़ी जाती है। और उसमें फिर हम हमारे घर में आके जो हमसे सवाल पूछ रहा है, आता तो ये पूछ के कि जनगणना वाले हैं जी, लेकिन वो जनगणना वाले सिर्फ जन की गणना नहीं कर रहे होते, मतलब हमसे सिर्फ यही नहीं पूछ रहे थे कि घर में 2 लोग हैं या टोटल कितने लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं जी 5,
उसमें से मेल कितनी है जी, ये फीमेल कितनी है जी, उसके बाद में इस उम्र से बड़े कितने हैं, इस उम्र से छोटे कितने हैं, उसमें से कुछ भी कितनी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी कर रहे होते हैं वो हमसे। तो बिजली का बिल या मतलब क्या उसमें स्टडी कितने किए हुए हैं भाई, ग्रेजुएट कितने हैं, मतलब हमारी एजुकेशन का भी पूछ लिया, हमारे वर्किंग नॉन वर्किंग का पूछ लिया, मैरिड अनमैरिड का भी पूछ लिया, बहुत कुछ पूछ लिया। तो वो एंटर तो इस तरीके से हुए, तो सर्वे का एक हेडिंग लेके तो ये चले, लेकिन वो कितने तरीके से वो आगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं एक तरीके से। तो वो क्वेश्चनर डे बाय डे अच्छा मतलब बेटर हो रहा है उनका। तो ये वो सर्वे मेथड है एक तरीके से। तो हमारे जो मेडिकल में क्या कर रहे होते हैं कि भाई हम क्यों कर रहे हैं इतना बड़ा, हम क्या कर रहे हैं, अब कोविड में क्या किया गया था, सर्वे किया गया था ना, तो वो इस टाइप का सर्वे था। क्या था उस सर्वे के अंदर कि भाई कितनी ड्यूरेशन के लिए है, प्रिविलेंस कहाँ है इसका, हेल्थ केयर मेथड्स क्या प्रोवाइड किए जाए, क्या प्रेफर किया जाए इसके लिए ठीक करने के लिए, या कुछ ऐसा बिगड़ने वाली चीजें तो नहीं, तो लगभग ये होता है लाइफस्टाइल वाले ऐसे तरह के। तो जो डिजीज और हेल्थ से रिलेटेड है सर्वेज इंक्लूड्स अवेयरनेस सर्वेज, लोगों को बता भी तो रहे थे जा जाके, हेल्थ अवेयरनेस इन प्रैक्टिसेस, प्रेफर्ड मेथड्स ऑफ लिविंग स्टाइल्स करके, और उस डिजीज से या कुछ भी रिलेटेड ऐसी सब चीजें। और डिजीज और ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या कर रहे थे कि प्रिवलेंस ऑफ डिजीज अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन लोकेलिटी, जाके देखा जा रहा था कि भाई इस एरिया की है कि नहीं, इस एरिया में मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रेफर्ड, वो लोग वहां लोग कितने लोग होम्योपैथी लिए, कितनों ने वैक्सीन लगवाई, कितनों ने कुछ नहीं किया या काढ़े पी के टाइम पास कर लिया। तो मेथड्स ऑफ प्रेफर्ड ये सब कुछ क्या हुआ, आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट, फिर ठीक भी हुए कि नहीं हुए इससे जो भी किया उन्होंने। तो डिजीज और ट्रीटमेंट से रिलेटेड सर्वेज हो रहे हैं, डिजीज और हेल्थ से रिलेटेड हो रहे हैं समथिंग ऐसे करके। तो वाइल कंडक्टिंग सर्वेज द सैंपल साइज, अब सैंपल साइज का वर्ड का आगे बता दूंगी। सैंपल साइज मतलब कितने लोगों पे तुमने काम किया, कितने लोगों से जाके सवाल पूछे, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो होता है सैंपल मतलब उसका। और साइज मतलब गिनती समथिंग, 1000 लोग, 5000 लोग, लाख लोग, जितने लोग थे उसमें इन्वॉल्व। तो वाइल कंडक्टिंग सर्वेज द सैंपल साइज शुड बी लार्ज एज टू मिनिमाइज एरर। अगर तुम सिर्फ 10 लोगों से पूछ के आ जाओ तो वो 10 लोग से जो रिजल्ट आया, क्या तुम उस रिजल्ट को ये बता सकते हो कि भाई 1000 लोग यही सोचते हैं जो इन 10 लोगों ने बोला है, या इन 10 लोगों की बॉडी के साथ जो हुआ है ये 1000 लोगों की बॉडी के साथ यही होने वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, गलत होगा। लेकिन जब तुम 1 लाख लोगों या 2 लाख लोगों या मैक्सिमम जितना सही अमाउंट होता है इसको कैलकुलेट करने का कि कितने लोगों पे सर्वे किया जाए या कितने लोगों पे इस तरह की स्टडी करी जाए, जिससे जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को हम सब पे लागू कर पाए। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि तुम जाके 10 लाख लोगों को स्टडी करो, फिर 10 लाख लोगों को कहो कि भाई ऑल ओवर इंडिया जो 1 अरब लोग हैं सबके साथ यही होने वाला है। तो 10 लाख लोगों को स्टडी करके, वैसे 1 अरब की तुलना में तुम करोगे तो भाई ये तो बहुत ही छोटा नंबर है एक तरीके से, लेकिन 10 लाखों को भी स्टडी करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो तुम कैसे करोगे कि भाई ऐसा कोई नंबर ढूंढा जाए जो करना भी आसान हो और जिससे जो रिजल्ट मिले उसको हम बड़े लेवल पे लगा भी सकें उसका आंसर। तो ये जो राइट नंबर होता है उसे कहते हैं राइट सैंपल साइज। सैंपल साइज कैलकुलेटर एक फॉर्मूला होता है, उससे कैलकुलेट किया जाता है तुम्हारे रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका आंसर पता करने के लिए तुम्हें कितने लोगों से पे जाके स्टडी करनी होगी, मिनिमम कितने लोगों पे स्टडी करनी होगी। हमारे को फिक्स कर दिया गया कि हम यहाँ बैठ के 50 ही लोगों को करना है, और जो भी कर रहे हो कोई भी टॉपिक को कैसा भी हो उसको 50 ही लोगों पे करना है। अब उससे जो रिजल्ट आएगा वो हम करें कि भाई सबके साथ ये हो रहा है जी, सही हो रहे हैं जी, हो रहे हैं, नहीं हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो सही तरीका नहीं है। अगर तुम्हारा सवाल वैसा है तो उसका जवाब भी सही सैंपल साइज पे होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम कोविड पे कर रहे हो, अभी कोविड के साथ तुम 50 लोगों पे किसी भी तरीके की रिसर्च करके कुछ भी छोटे से छोटा बेसिक से बेसिक भी सवाल पूछ के और उस पर सर्वे करके तुम बोलो कि 50 लोग ये बोल रहे हैं जी मैं पब्लिश कर रहा हूँ ये सबके साथ में, वो रिजल्ट सही नहीं है। तुम खुद ही देख रहे हो कितनी ज्यादा वैरायटी हो रही है कि भाई जो भी नई रिसर्च आ रही है वो पता चल रहा है कि इस एरिया में तो ठीक चल रही है, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे कुछ और आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और रहे हैं। तुम कभी कवर नहीं कर पाओगे उस चीज को, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो उसका राइट सैंपल साइज डिसाइड करना होता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चनर बनते हैं या उसमें सबकी हर चीज देखी जाएगी, मिनिमम गलती हो सके उसका सैंपल साइज कितना था, उसमें जो क्वेश्चनर बनाएंगे उसके अंदर
ये चीजें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि भाई ये लिखना होता है कि भाई मेल फीमेल जब तुम टिक करोगे उसके अंदर, जैसे मैंने तुमसे पूछा था कि भाई कितनी एज है, नाम क्या है, उसमें मैंने पूछ लूँ मेल फीमेल, तो सिर्फ मेल फीमेल नहीं पूछना होता, आजकल इससे ज़्यादा लिखा जाता है, मेल फीमेल इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर सब कुछ उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चनेयर का वो सेक्शन बढ़ चुका है एक तरीके से, तो उसमें बायोलॉजिकल जो सेक्स है वो पूछा जाता है, ना कि आजकल जेंडर पूछा जाता है एक तरीके से, मेल और फीमेल नहीं पूछा जाएगा सिर्फ ऐसे करके। तो ये ध्यान देने वाले होते हैं जब तुम पूछोगे। तो इसके अंदर आगे जो देखोगे कि भाई इसमें क्यों है, इस तरीके से ये सर्वेस पूछे गए, लिखे गए। अब ये कागजों में भी होते हैं, क्वेश्चनर्स में भी होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे तुमको मैंने कल 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ये होता है कि भाई एक तरीके से रेटिंग सर्वे कर दिया था मैंने, ये सर्वे था एक तरीके से, लेकिन रेटिंग का था इसके अंदर सिर्फ 5-6 ऑप्शंस बना दिए। जनरल अगर इसमें कुछ लिखा हो, हाँ ना, जैसे यस नो या कुछ भी हो सकता है, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, सवाल लिख दिया और अपने आप ही जवाब लिखो इसका। तो यस नो वाले भी हो सकते हैं, यस नो आई डोंट नो, और यस नो आई डोंट नो या वुडंट अप्लाई, कि भाई हाँ नहीं ना नहीं, या मुझे पता नहीं, या मैं बताना नहीं चाहता एक तरीके से, ये भी तो ऑप्शन होता है ऐसे करके। तो इस तरीके से जितना बेटर वो होगा उतना बेटर उसका सर्वे का, जितना बेटर वो सवाल, जितने बेटर उसके ऑप्शंस, उतना उसका रिजल्ट बढ़िया होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये है सर्वे करने का तरीका मोटा मोटा। तो आज का हो गया टाइम खत्म, आज बताओ कल करेंगे एक्सप्लेनेटरी। वैसे बता देती हूँ, एक्सप्लेन करना, इसी का वाई जब हम पूछने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें और डेप्थ में पढ़ेंगे कल से, एक्सप्लेन करना कि वाई जब हमारे पास सवाल आने लग जाए तो उस वाई का पता करने के लिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी तक तुम ये कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ढूंढो, एक्सप्लोर करो, उसके बाद कुछ मिल गया उसको डिस्क्राइब करो। तो कुछ मिलने का कैसे कैसे मिल सकता है, कुछ ना कुछ वो तरीका है, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है उसके डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद अगला है अपने पास एक्सप्लेन करना है कि जो मिल गया और डिस्क्राइब भी हो गया, अब डिस्क्राइब के बाद कि वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, जो डेटा मिला है उस वाई का पता करने के लिए और बेटर टाइप का हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसके अंदर में उसे सच में उस वाई का पता चल जाए। जैसे कि भाई इसके क्यों ये वैक्सीन की वजह से ही क्यों डेथ हो रही है या ये हो रही है, तो उसके 2 ग्रुप्स बनाए हो, या उसको और बेटर तरीका है उसका वाई का पता करने के लिए कि भाई क्वेश्चन फोकस होता है कि कैसे क्यों कैसे, इस तरीके का जो ये चल रहा होता है। तो ये तरीका है उसका। अगली जो रिसर्च है वो है एक्सप्लेनेटरी वाली, जिसके अंदर इसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है द व्यूअर ऑफ रिसर्चर्स और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज दैट इट अटेम्प्ट्स टू गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव वाली आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी, एक्चुअल रीजंस नहीं बता कर पाई थी, उससे आगे की है इसके अंदर, उससे आगे की जब उसमें ये जो रिसर्चेस है उसका मतलब है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ तक ही है। इसके बाद जो इसी का सेकेंडरी पार्ट है वो करते हैं, एक 2 लाइनें और बता दूं फिर बस। इसी को आगे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। इसी को जो अपने एक्सप्लेनेटरी का जो दूसरा वर्ड ज्यादातर लोग यूज करते हैं आगे, एक्सपेरिमेंट वाला। तो एक्सपेरिमेंट वाले को ये बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के कितने तरीके होते हैं किसी चीज पे। तो एक्सपेरिमेंट करने के जो तरीके हैं उसको मैं तुम्हें बताती हूँ, 1 सेकंड। इसको मैं खत्म कर दूं क्योंकि फिर ये इसी से ही अपने आगे करेंगे। ये लो, बस 1 पेज और है, डन। इसमें दे रखा है explanatory research also attempts to build and elaborate on theories and add to prediction and principles where possible। जो एक्सप्लेन करने वाली है वो क्या करना चाहती है, थोड़ी सी कोई ना कोई नई थ्योरीज बनाना चाहती है, या नया कोई काम प्रेडिक्ट करना चाहती है, या नए प्रिंसिपल बनाना चाहती है। जैसे क्यों, जब हम किसी चीज को बताएंगे कि
क्यों ऐसा हो रहा है या इसी की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब वो उसका हम डेटा इकट्ठा करेंगे, अब जैसे कि कोविड का, हार्ट अटैक का अगर हम रिश्ता को ढूंढना चाहें और दो लोगों को, जिसको दो ग्रुप्स बनाए, इनको कोविड वैक्सीन दी जाए, इसको ना दी जाए, उसके बाद में देखा जाए ओवर द साल, 2 साल 4 साल के अंदर उनके साथ क्या होता है, किसको हार्ट अटैक आ रहा है, किस ग्रुप में, किसको नहीं आ रहा है, एक तरीके से लाइफस्टाइल उनके सेफ चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो लास्ट में तुम कंक्लूजन क्या निकालते हो कि भाई इसका आपस में कुछ ना कुछ था एक तरीके से। तो आधे लोगों के साथ ऐसा हुआ, आधे लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ एक तरीके से। तो फिर उसके बाद में मतलब एक तरीका है, तो जो उससे जो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो एक तो ज्यादा रिलायबल होगा, डिपेंडेबल होता कि भाई ये सही है एक तरीका सा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, और सच में जो इसके हमारे पास जो इसका रिजल्ट निकला है वो मानने योग्य है, इतना सच है। तो ये एक्चुअल में ट्रू जो रिसर्च होती है उसको यही बोलते हैं कि ट्रू रिसर्च तो एक्चुअल में यही है। यहां तक पहुंचने के लिए इससे पहले वाली रिसर्चेस करी जा रही है बस एक तरीके से, तो ये ट्रू रिसर्च होती है। और इससे कुछ फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, तो जरूरी नहीं कि सारे ही रिजल्ट्स में हमें 100% रिजल्ट मिल ही जाए, मतलब सही आंसर मिल ही जाए। कुछ चीजें हो सकता है कि भाई हमारा तरीका गलत हो, या हमारा सैंपल साइज गलत हो, या कुछ किसी तरीके की कमी की वजह से हमारे जो आंसर्स थे हमें ना मिल पाए, या हम हो सकता है हमारे सवाल करने का सच में उसका आंसर ही ना हो उस चीज का, कि सच में इसका हार्ट अटैक का और इसका सच में कोई आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। जरूरी नहीं कि हाँ और ना में ही आंसर हो, मे बी और मे बी नॉट, ये भी हो सकता है उसके अंदर। तो वो आंसर जो है कुछ भी आए उसके अंदर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या बोला जाए कि भाई पता भी नहीं इसके अंदर, हम कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर, तो कुछ कह नहीं सकते ये भी एक ऑप्शन होता है, ये आंसर आ सकता है हमारे इसमें रिजल्ट्स में। तो वो जो है, पर जो भी उससे हम पाएंगे अगली बार, हो सकता है कि अगर ये आंसर आ जाए तो उसके बाद दोबारा कोई और किसी और तरीके से रिसर्च करो, इस एंगल से करो, उस एंगल से करो, कि मे बी हमारा करने का तरीका गलत था। पर अगर क्लियर कट कोई आंसर हाँ और ना में आ जाए उसका, तो जो कितना डिपेंडेबल है वो, मतलब इस यही रिसर्च अगर इसी तरीके से किया होगा तो ही दुनिया उसको मानती है कि हाँ भाई इस तरीके से किया है, इसी तरीके से ये मेथड अपना के किया था, तो जो हाँ बोल रहा है तो उसका मतलब सच में हाँ होगा एक तरीके से। तो ये ट्रू रिसर्च है। तो इसको ज्यादातर जितने भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं सब में इसी टाइप की रिसर्च की जाती है, जो बायोलॉजी वगैरह में सब में यही करते हैं, ये वाली है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी का एक सिनोनिम यूज करते हैं अपने, बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये रहा, समटाइम्स यूज सिनोनिम्स विद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें हम दो चीजों में, एक चीज तो हम चीज बिगाड़ेंगे, मतलब एक दो ग्रुप्स बनाएंगे, दो ग्रुप में किसी एक को तो कुछ दे रहे होंगे, दूसरे को कुछ नहीं दे रहे होंगे, तो दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो ग्रुप चाहिए होंगे। तो ये है, आगे हम पढ़ेंगे वो ये है कि इसका डिजाइन यही होता है, रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं और कैसे कैसे कर रहे होते हैं, तो ये कल बताऊंगी उसके अंदर। ठीक है, तब और पूछो, आज तक ये अभी तक समझना आया तो? हमने सिर्फ आज दो ही चीजें करी हैं, केस स्टडी और सर्वे। केस स्टडी कैसे होती है वो पढ़ा हमने, और सर्वे वाला। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एक्सपेरिमेंट वाला ही है जो हमारे आंसर देने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम अब एक्सप्लेन करने वाली, एक्सपेरिमेंट करने वाली वो करेंगे उसके अंदर। ठीक है।